हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आपके हाल बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे हाल ठीक है तो आपके हाल भी बिल्कुल ठीक होने चाहिए। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, जिस भी वक्त आप ये क्लास देख रहे हो। तो बेटा अभी तक हम आपके कोर्स में काफी कुछ कवर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट सेकंड चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। ठीक है। हम अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम कि आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अभी तक फिलहाल जो हम देख चुके हैं सर, सोल प्रोप्राइटरशिप हम कवर कर चुके हैं सर। पार्टनरशिप हमने कवर कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है। और फिर हमने उसके बाद कवर करा था आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, वो कवर करा हमने। और आज जो मैं कवर करवाने वाला हूँ आपको, वो करवाने वाला हूँ क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। ठीक है, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। क्या होती हैं, कैसे काम करती है, क्या इनके मेरिट्स हैं, क्या इनके डिमेरिट्स हैं। ठीक है, क्या इनके फायदे हैं, क्या इनके नुकसान हैं, ये हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है। कई बच्चों को मैंने कुछ बच्चे यहाँ पर होंगे जो ऑडिट की क्लास से मेरे आए होंगे, क्योंकि मैंने उनको रेफरेंस में ये लिंक दिया हुआ है। तो आपके लिए भी टॉपिक बिल्कुल हूबहू है। ठीक है। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो आपकी उम्र या आपकी क्लास मैटर नहीं करती, वो व्यक्ति वैसा का वैसे ही रहेगा। सेम विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे आप इसे 11th में पढ़ो, चाहे आप इसे किसी भी लेवल पे जाके पढ़ो, आप ग्रेजुएशन में पढ़ो, ये टॉपिक हमेशा कह रहे हैं सर हूबहू रहने वाला है। इसमें कोई अपडेट्स नहीं आती, कोई चेंजेस जनरली ऐसे आपको नहीं दिखते हैं। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं किसका, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा बस। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं, एक बार रीड आउट करते हैं, समझते हैं जरा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। ठीक है, एक बार देखते हैं बेटा, समझते हैं जरा। आप लोगों ने देखा होगा, देखो देखो मैं आपको ना थोड़े से एग्जांपल्स दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल्स देता हूँ, आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, मेरा खुद एक अकाउंट है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारी। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड है वो। तो वहां पर क्या होता है, बेसिकली हम लोग अपना एफडी वगैरह खुलवाते हैं। मतलब वो क्या है कि आपके सिविल वगैरह पे नहीं दिखता, बैंक्स को एग्जैक्टली बैंकिंग डेटा में आपका डेटा नहीं आता। ठीक है, हम लोग वहां से अपने लोन्स पास करवाते हैं और लोगों को लोन दिलवाते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां का मैं आपको प्रोसेस बताऊं, मेरा महीने का 100 रुपीज फुल डिपॉजिट होता है वहां पर। ठीक है, 100 रुपीज डिपॉजिट हो गया, यानी कि साल के 1200 रुपए मेरे डिपॉजिट होते हैं। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं वहां से 1-2 लाख रुपए का लोन अपने नाम से इंडिविजुअली पास करवा सकता हूँ। ठीक है, जिससे कि फॉर एग्जांपल कल को जैसे आप बैंक से लोन करवाते हो, तो वो क्या होता है, आपके सिविल स्कोर पे इफेक्ट करता है। बट यहाँ पर ही सिविल स्कोर पे इफेक्ट नहीं करता। और ऐसा ये नहीं होता कि पर्टिकुलर ईएमआई देनी किसी महीने, फॉर एग्जांपल आपके पास पूरा अमाउंट नहीं है तो आप सिर्फ इंटरेस्ट देके काम चला सकते हो। ठीक है, ये क्यों बनाई गई सोसाइटी में आपको बताऊं, जिसमें मैं मेंबर हूं, गढ़वाल कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से है वो। सो बेसिकली ये जो बनाई गई है सोसाइटी, सोसाइटी को बनाने का जो स्टार्टिंग में मकसद था वो ये था कि जिसको भी कभी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है, बैंक फाइनेंस नहीं करता है, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग फाइनेंस कर देंगे। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक मिनट दीजिएगा, ये कैसे काम करता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, मैं आपको बेस्ड बना रहा हूं मैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। ठीक है, एक बार जरा ये समझिएगा। क्या देखते हैं जरा, देखते हैं सर। ये काम कैसे करता है, देखना जरा बेटा, काम कैसे करता है कि जो गढ़वाल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, ये कैसे काम करती है। ठीक है, हम लोग इसके मेंबर हैं। ठीक है, ऐसे मेरे जैसे पता नहीं इसमें कितने मेंबर हैं। तो हर महीने हर मेंबर कितने रुपए डिपॉजिट करता है, पर 100 रुपए डिपॉजिट करता है, ये फिक्स है। ठीक है, हर महीने यहाँ पर क्या करता है, हर बंदा कितने करता है, 100 रुपए डिपॉजिट करता है। ऐसे 100 रुपए कर करके ये अमाउंट इकट्ठा होता होगा। फिर एक दूसरा क्या होता है सर, यहाँ पर ना हम लोग एफडीज करवाते हैं अपनी। ठीक है, हम लोग अपनी क्या करवाते हैं यहाँ पर, एफडीज करवाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने करवा के 1-1 लाख रुपए की मेरी एफडी है यहाँ पर। ठीक है, तो इस 1 लाख रुपए की एफडी के ऊपर मेरे को सालाना 12% पर एनम के हिसाब से मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बहुत ज्यादा है, मार्केट रेट के हिसाब से बहुत ज्यादा मिलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ऐसे कई लोग ऐसे एफडी करवाते होंगे। तो ये बेसिकली ये काम कैसे करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो ये एफडी आती है, जो अमाउंट आता है, इसी से क्या करती है, इसी के मेंबर्स को क्या दे देती है सर, लोन दे देती है। और जो लोन दिया जाता है वो दिया जाता है 18% पर एनम के रेट से। सर 18% क्यों सर, आपको तो 12% मिल रहा है। भाई सोसाइटी के खर्चे भी तो हैं, हम लोगों में लास्ट में इंटरेस्ट भी बांटा जाता है। ठीक है, उसके खर्चे हैं, वहां पर इंप्लॉय रखा हुआ प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर बोर्ड मीटिंग होती है, सारी चीजें होती है। तो 6% में ये उसके लिए मार्जिन रखा हुआ, प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली। ठीक है, विच इज वेरी नेग्लिजिबल। लाइक आपको हर महीने का 1% रिटर्न मिल रहा है और आपको लोन पे 1.5% देना, तो थोड़ा सा ही तो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो इस तरीके से क्या करती है, काम करती है। ये लोन किसको देगी, सिर्फ इसके मेंबर्स को।
एफडीज किससे एक्सेप्ट करेगी? सिर्फ इसके मेंबर से। ये जो 100 रुपए डिपॉजिट और किससे मिलेगा? सिर्फ इसके मेंबर से। यानी कि इसको बेसिकली बनाने का पर्पस क्या है कि भैया हम जो हमारे जो मेंबर है उनको इमरजेंसी में क्या कर सके, फाइनेंशियली क्या कर सके, मदद कर सके। ये सोसाइटी इसलिए बनाएंगे बेसिकली, समझ गए। अब ऐसे आपको और सोसाइटीज के बारे में हम बताएंगे। एक मैंने आपको फाइनेंशियल का एक एग्जांपल दे दिया, अब देखना जरा। चलो दूसरा एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। आपने देखते हो जेठालाल, जेठालाल देखते हो, ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने देखा होगा, उनकी वो है गोकुल धाम सोसाइटी, ठीक है, गोकुल धाम है, गोकुल धाम सोसाइटी है, ठीक है। अब देखो ये जो सोसाइटी आपने देखा है, वो क्या कहते हैं, जो आपका वो है, क्या नाम है उसका, अरे जो मास्टर है, भिड़े, भिड़े नाम है ना उसका। तो जो भिड़े है ना, वो आपने देखा होगा, बोलता है कि वो सालाना उनसे फंड कलेक्ट करता है, ठीक है, सबसे चेक लेके जाता है उनके घर से, ट्रेजरर है, पता नहीं क्या सेक्रेटरी है, वो वहां का सेक्रेटरी है, ठीक है। तो उनसे सबसे फंड कलेक्ट करता है। तो क्यों फंड कलेक्ट करता है? वो कलेक्ट होता है सोसाइटी के लिए, यानी कि उनकी सोसाइटी में जो मेंटेनेंस होता है, ठीक है, कोई इवेंट होता है सालाना, वो उस चीज के लिए कलेक्ट होता है। मतलब आप ही लोगों से पैसा लेंगे और आप ही के बेनिफिट के लिए हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे। ये काम होता है किसका? आपके सोसाइटी का, या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। देखते हैं जरा। कहता सर, अब डेफिनेशन पे आ रहा हूं सर। इट रेफर्स टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट रेफर्स टू वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पहली बात, पहली बात देखो, इसमें दो तीन बातें हैं सर। पहली बात तो क्या, वॉलंटरी है, और दूसरे क्या, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलंटरी का मतलब क्या है? किसी को जोर जबरदस्ती हमने मेंबर नहीं बनाया, आप अपनी इच्छा अनुसार मेंबर बनने के लिए आए हो। दूसरी बात, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब इंडिविजुअल मिल के सारे के सारे एसोसिएट होके मिलके क्या बनाते हैं सर, इसको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर। सर मोटिव क्या है यहाँ पर? मोटिव क्या है सर यहाँ पर? वेलफेयर ऑफ द मेंबर। इनकी वेलफेयर करेंगे, बट किसका करेंगे? जो हमारे मेंबर है उनका। ऐसा नहीं कि सोसाइटी का भला करने चले, सोसाइटी का मतलब नहीं सोसाइटी के लोगों का भला करने चले, उनका भला करेंगे जो क्या होंगे सर, हमारे मेंबर। क्लियर? तो सर क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बात खत्म, आगे देखते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन इज इनहेरेंट इन द स्टेटमेंट दैट इज ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। सर ये मोटिव होता है बेसिकली, ठीक है, ये लाइन है इनकी, ठीक है, हैशटैग बोलते हैं जिसे आप जनरली अपनी भाषा में, ठीक है, आजकल की ट्रेंड के हिसाब से अगर बात करो तो ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ठीक है, हर एक बंदे के लिए सारे हैं और सबके लिए हर एक बंदा है। तो ये मोटिव होता है बेसिकली हमारा किसका? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। यानी कि जब भी आपको जरूरत होगी तो पूरी सोसाइटी के मेंबर आपके साथ खड़े होंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। दे प्रेफर सर्विंग देयर मेंबर रादर देन अर्निंग प्रॉफिट। सर यहाँ पर प्रॉफिट मकसद नहीं है, यहाँ पर जो मकसद है वो क्या है सर? हमारे मेंबर्स को सर्व करना, ठीक है। आगे चलते हैं। द रजिस्ट्रेशन टेक्स प्लेस अंडर द कोऑपरेटिव, बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है, अंडर द कोऑपरेटिव एक्ट 1912। सर जो हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, लाइक कंपनी का करवाते हैं हम कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है, पहले करवाते तो 1956 में। ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो किसके अंदर होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और अंडर द सोसाइटी, अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। जैसे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अपना बना रखा है, तो वहां पर उनके हिसाब से आप फॉलो करोगे, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराओगे। लाइक बंगाल है दीदी के वहां, बिहार में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, चेन्नई में है, इनके अपनी सोसाइटी एक्ट है। तो वहां पर अगर आप रजिस्टर करवा रहे हो इन स्टेट्स में, तो आपको उस सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। आपको नाम जानने की जरूरत नहीं, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी लेवल से अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं सर। अब बात आती है किसकी? फीचर्स की। ये तो हमने बात कर ली अभी तक क्या, कि सर इट इज अ वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइंस टुगेदर, ठीक है, टू हेल्प इट्स मेंबर, ठीक है, सोसाइटी की भलाई के लिए जो हम बनाएंगे, मदद करेंगे, वो उसी को हम क्या बोल देंगे सर? आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी कह देंगे, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कह देंगे। अब बात आती है सर इसके फीचर्स। ये तो हमने बात करी, ऊपर डेफिनेशन की, अब हम बात करें किसके? इसके फीचर, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो देखते हैं जरा। पहला बोलता है सर क्या? वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब क्या है? देखो पहले हमने बोला था डेफिनेशन के अंदर ही, जो मेंबरशिप है वो क्या है सर? वॉलंटरी, इच्छा अनुसार। आपकी इच्छा है बनो मेंबर, नहीं मन करता मत बनो मेंबर, हम आपसे जोर जबरदस्ती नहीं करने वाले, हाँ या ना? बोलो समझ आता है? जी सर हमको बिल्कुल समझ आता है। ठीक है, अच्छा चलते हैं सर आगे। अब कहता है सर वॉलंटरी मेंबरशिप पढ़ भी लेते हैं, अंदर क्या लिखा? हाउएवर मैं पढ़वाता नहीं, पढ़ो फिर भी पढ़वा देता हूं। कहता है एनीबडी कैन बी इट्स मेंबर एज व्हेन ही डिजायर्स एंड लीव इट्स मेंबरशिप आफ्टर गिविंग इंफॉर्मेशन टू दिस इफेक्ट। यानी कि आप कभी भी आ सकते हो, आप कभी भी जा सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आगे
देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बिकमिंग द मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा, व्हिच मींस दैट एवरीबॉडी हैज एन एब्सोल्यूट राइट टू बी इट्स मेंबर। ठीक है, कहता है सर कास्ट रिलीजन हमें मैटर नहीं करता, कोई भी इसका सदस्य बन सकता है, कोई भी इसकी मेंबरशिप ले सकता है। हालांकि मैं आपको सच्चाई बताऊं, ग्राउंड लेवल की ये चीज आज भी फॉलो होती है। ठीक है, कई लोग होते हैं जो दूसरे सोसाइटीज के बंदों को अपना मेंबर नहीं बनाते, हालांकि आप बन सकते हो, बट वही है आपकी फाइल जब लगती है तो देयर आर सम मेंबर्स हु अप्रूव दैट। ठीक है, सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, ठीक है, आपका प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो कुछ लोग होते हैं जो रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट हो गए तो आप मेंबर इसका नहीं बन सकते। तो ये लिखने के लिए अच्छा है, बट एक्चुअल में रियल ग्राउंड लेवल पे अप्लाई नहीं होता है। आगे चलते हैं, लीगल स्टेटस क्या है सर इनका। कहते हैं सर नो एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स कैन यूज द वर्ड कोऑपरेटिव विद इन इट्स नेम अनलेस इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। सर मैंने आपको पहले ही बताया, कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हम रजिस्टर करवाते हैं किसके अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। तो अनलेस अनटिल एंड अनलेस आपने खुद की ऑर्गेनाइजेशन को इस सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं करवाया, आप अपने नाम के साथ, अपने फर्म के नाम के साथ कोऑपरेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते। कोऑपरेटिव आप कब यूज कर सकते हो, जब आप खुद को रजिस्टर करवा दो किसके अंदर, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर। यस और नो, समझ आता है क्या? जी सर बिल्कुल समझ आता है। आगे तो सर लिमिटेड लायबिलिटी, सर लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? सर ये लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? सुना सुना सा लग रहा है सर, व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी? लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है बेटे, बताओ क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटी? भाई सिंपल शब्दों में हमने बात की थी, ये हमने सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी वाली जो बात पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी किसके अंदर, किसके अंदर पढ़ी थी हमने पहले पढ़ा था अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप के अंदर हमने देखा अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस के अंदर हमने देखा कि कर्ता को छोड़ के बाकी सारे लोगों की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये होता क्या, हम लोगों को ये समझाओ, समझाते हैं सर आज। देखो दो बातें हैं यहाँ पर, एक है अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, और एक है सर हमारे पास क्या आपका लिमिटेड। समझना जरूर दोनों बातों को कि ये फर्क क्या है दोनों। सर अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या, आप समझो। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, मैं अग्निशाला रन कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अग्निशाला को स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, किसी से भी लिया, बैंक से लिया, किसी से भी लिया, 1 करोड़ का लोन लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप है, मैं अकेला मालिक हूँ, मैंने 1 करोड़ का लोन लिया और लोन लेके मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। अब फॉर एग्जांपल किसी कारणवश बिजनेस नहीं चला और मेरे को बिजनेस बंद करना पड़ गया, मेरे को लॉस हुआ और मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये जो जिन लोगों से मैंने 1 करोड़ रुपए लिया है, क्या ये अपना 1 करोड़ रुपया छोड़ देंगे? क्या ये कहेंगे कि यार चल कोई बात नहीं, तेरा धंधा डूब गया है, कोई बात नहीं, ऐसा कर तू पैसा मत दे? ऐसा पॉसिबल है क्या सर? ऑब्वियसली बात है नो। जिससे भी हमने पैसा लिया हमको क्या करना पड़ेगा, उनको उनका पैसा क्या करना पड़ेगा सर, वापस करना पड़ेगा। समझ गए? यानी कि सर अब मैं पैसा, अब बिजनेस तो बंद हो चुका है, अब मैं इनको पैसा वापस कहां से करूंगा सर? मेरी घर की पर्सनल एसेट्स है, मेरी कार, बाइक, घर वगैरह जो भी है, जिनको भी बेच के पैसा आ सकता है, मैं क्या करूंगा सर, उनको गिरवी रखूंगा पैसे या बेचूंगा, और उनको बेच के इनकी लायबिलिटीज को क्या करूंगा, पे करूंगा। यानी कि सर लायबिलिटी पे करने के लिए मेरी पर्सनल एसेट भी क्या है सर, रिस्पॉन्सिबल है। मेरी पर्सनल एसेट भी क्या हो सकती है सर, यूज हो सकती है। पर्सनल एसेट कुड बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, राइट। बट लिमिटेड की बात करूं तो लिमिटेड के अंदर क्या होता है सर, जितने का मैंने सब्सक्रिप्शन, जितने के बाद मेरे पास शेयर है, मेरी लायबिलिटी सिर्फ उतने तक लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल यही मैंने पार्टनरशिप बनाई और मैं लिमिटेड पार्टनर हूं और मैंने 1 लाख रुपए की शेयर ले रखे हैं, या कंपनी है, मैंने 1 लाख रुपए के शेयर ले रखे हैं, तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ कितने तक लिमिटेड है, 1 लाख तक। इसके ऊपर जितना भी कर्जा होगा मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ कंपनी को कितना दूंगा या पार्टनरशिप को कितना दूंगा सर, 1 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि मैंने शेयर कितने के खरीदे सर, 1 लाख के। तो मेरी लायबिलिटी लिमिटेड कितने तक है, 1 लाख रुपए तक की। मेरी घर की कोई भी पर्सनल एसेट बाकी लायबिलिटीज को पे करने के लिए लायबल नहीं होंगी, हाँ या ना। तो सेम विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहां पर जो लायबिलिटीज होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड। यानी कि मेरा हर महीने का 100 रुपया जाता है तो मैं कितना दूंगा, सिर्फ 100 रुपया ही दूंगा। उससे ऊपर कल को आपको बिजनेस को लॉस हो चाहे कुछ हो, आपकी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पूरी डूब जाए, मैं फिर भी कितना रुपया दूंगा, 100 रुपया। दैट इज टर्म्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी। समझ गए? द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू देयर शेयर्स और द गारंटी गिवन बाय देम। सर व्हाट इज गारंटी? भाई जैसे मैंने आपको फाइनेंस वाला बताया है ना, अब मेरे को किसी का लोन पास करवाना तो वहां पर गारंटर लगते हैं। लाइक एक लोन को पास करवाने के लिए मिनिमम 2 गारंटर चाहिए। तो एक मैंने गारंटी दे दी, फॉर एग्जांपल किसी का लोन पास करवाया 1 लाख रुपए का, 2 गारंटर लगे, एक मैं लगा, एक कोई और मेरा दोस्त लगा, तो 50,000 रुपए की गारंटी मैंने दे दी, 50,000 रुपए की उसने दे दी। तो अगर जिस बंदे को हमने लोन दिलवाई डिफॉल्ट करता है तो मेरी लायबिलिटी कितने रुपए की, सिर्फ 50,000 रुपए की। इससे ऊपर अगर आपके बाकी लोग भी लेके पैसा लेके भाग गए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई। मैंने गारंटी किसकी ली थी, सिर्फ एक बंदे की,
और कितने की ली थी 50,000 रुपए, तो मेरी गारंटी कितनी की है 50 की, तो मेरी लाइबिलिटी भी कितने की होगी सर 50,000 रुपए। आया ना, समझ आता है, समझ आता है। आगे कहते हैं सर कंट्रोल, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है यहाँ पर, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है सर। डेमोक्रेटिक क्यों बेटा, इसके ना मेंबर वो किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं अक्सर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन मेंबर है इसके, देखो ये है ना, इलेक्शन होता है इनका, ऑफिस बियरर बोलते हैं मैंने, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी में भी दो होते हैं, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी होता है, एक नॉर्मल सेक्रेटरी होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ट्रेजरर होता है। टोटल 5 पोस्ट होती है, हर साल इलेक्शन होते हैं, हर साल ये 5 लोग चुने जाते हैं, तो यही 5 लोग जनरली क्या करते हैं सर, डिसीजन लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, तो क्या है, डेमोक्रेटिक है। समझ गए, इलेक्शन होगा सर, मैनेजिंग कमिटी का क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो देखो जरा, द कंट्रोलिंग जॉब इज परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स देमसेल्फ इन अ डेमोक्रेटिक वे, अ मैनेजरियल कमिटी इज फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस व्हिच इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग इन अ जनरल मीटिंग। हर साल मीटिंग होगी, हम लोग वोटिंग्स करेंगे और वोटिंग के बेसिस पे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, ठीक है, और वो हमारे तरीके से काम करेगा, क्योंकि हमें पता है उसके पास कितना ज्ञान है, ठीक है, वो अकॉर्डिंगली क्या करेगा, काम करेगा। नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। सर प्रॉफिट कमाना मकसद है क्या, नहीं सर, मकसद है प्रॉफिट कमाना भी, बट पहला मकसद क्या है, पहला मकसद क्या है, सर्विस देना, और किसको, इसके मेंबर्स, ठीक है। द मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प टू इट्स मेंबर्स। Providing maximal help does not mean that societies provide goods and services at cost price, but helps their member by earning profit। भैया समझो जरा क्या कहना चाह रहा है, कि ये वाला पॉइंट ना मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये जो आगे आया ना कि कॉस्ट पे नहीं, ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है सर सर्विस देने का मतलब ये नहीं है कि भैया जो प्रोडक्ट मैंने जितने पे खरीदा उतने पे आपको दे दूंगा, नहीं, उसको प्रॉफिट जोड़ के दूंगा, उसको प्रॉफिट जोड़ के दूंगा, बट कैसे जोड़ूंगा भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आगे इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट। सर मेरे पास चाहे 1 शेयर हो चाहे मेरे पास 10 शेयर हो, एक बंदा सिर्फ एक ही वोट कास्ट कर सकता है, यहां पर अप्लाई होता है, ठीक है। देखो जरा क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 vote अप्लाइज हियर एंड देयरफॉर एवरी मेंबर कैन एक्सरसाइज द राइट टू कास्ट हिज वोट। द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय अ मेंबर हैज नो रिलेवेंस विद द राइट टू वोट। समझ गए भैया, मेरे पास कितने भी शेयर हो मैटर नहीं करता, मैं वोट कितना डाल पाऊंगा सिर्फ, मतलब ये वही वाली बात है, मैं कितना ही करोड़पति क्यों ना हूं, मैं जब इलेक्शन में वोट डालने जाऊंगा तो एक ही बार डालूंगा, अंबानी भी एक ही बार वोट डाल सकता है, मैं भी एक ही बार वोट डाल सकता हूं। समझिए, आगे चलते हैं। सर कहता है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। बेटा यहाँ पर हम प्रॉफिट को प्रॉफिट ना बोल के क्या बोलते हैं, सरप्लस। लॉस हो गया तो उसको बोलते हैं डेफिसिट, ठीक है। तो देखो जरा, कहता है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, ठीक है, कि सरप्लस जो पैसा आया, जो प्रॉफिट आया, उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, उसका ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। कहता है सर 1/4 ऑफ द सरप्लस इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व एज पर लॉ। लॉ में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आप यूज करोगे, अपनी तरीके से यूज नहीं कर सकते। 1/4 यानी कि अगर 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ आप लोगों को, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 1/4 कितना हुआ इसका, 25 रुपया आप कहां ट्रांसफर करोगे सर, जनरल। डिविडेंड इज गिवन ऑन द कैपिटल एट डेफिनेट रेट विच शुड नॉट एक्सीड 10%। कहते हैं सर फिर आप क्या दोगे, डिविडेंड दोगे, बट डिविडेंड जो है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ प्रॉफिट नहीं बेटे, 10% ऑफ शेयर कैपिटल। आगे, some part of the surplus can be utilized for the development of the area in which the society is working which could not exceed 10% of the surplus। सर ये क्या बोल रहा है, कहता है देखो आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जहां पर भी आपकी जगह है, उस सोसाइटी के लिए अगर आप सोसाइटी, अब यहां पर सोसाइटी का मतलब क्या है, आप जैसे लोग, मतलब कॉलोनी वगैरह की बात हो रही है, अगर फ्लैट्स वगैरह हैं तो उसकी बात हो रही है सोसाइटी की, ठीक है। वहां पर आप क्या कर सकते हो, फंड का 10%, सरप्लस का 10% वहां के डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते हो, लाइक लाइब्रेरी बनवा देते हैं, रोड बनवा देते हैं, प्लांटेशन करवा देते हैं, तो ये उसकी बात कर रहा है। द रिमेनिंग सरप्लस इज डिवाइडेड अमंग द मेंबर इन द फॉर्म ऑफ बोनस। बोनस इज डिटरमाइंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स बट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मेंबर्स, ठीक है। कहता भैया बाकी जो पैसा वो आप लोगों में बांट दोगे, यानी कि इसके मेंबर्स में बांट दोगे, किस तौर पे, बोनस के तौर पे, नो, ठीक है सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज कैश ट्रेडिंग। ध्यान रखना भैया, कैश ट्रेडिंग का मतलब क्या, यहाँ पर जो भी पैसा, जो भी लेन देन होता है वो उधारी पे नहीं होता है, सारा किस पे होता है सर, कैश पे, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। हालांकि क्रेडिट पे बेच सकते हैं, बट ऐसा मतलब मोस्टली जो देखा गया है इतिहास के पन्नों में, वो कैश ट्रेडिंग दिखा गया, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, यानी कि इनका जो कैपिटल है वो कहां से आता है सर, कहते हैं सर पहली बात तो शेयर से आता है, जैसे मैं शेयर लिया 100 रुपए का, 1000 रुपए का, तो वहां से आएगा पैसा। सर लोन लेते हैं किससे, गवर्नमेंट से। ग्रांट्स लेते हैं यानी कि डोनेशंस लेते हैं किससे, आपका गवर्नमेंट से, ठीक है। आगे गवर्नमेंट कंट्रोल। सर ऑब्वियस सी बात है, जब गवर्नमेंट से आप फंड्स ले रहे हो, ग्रांट्स ले रहे हो, लोन्स ले रहे हो, तो गवर्नमेंट का तो रोल आएगा, और ऊपर से आपने सोसाइटीज एक्ट के अंदर आपको खुद को रजिस्टर करवा रखा है, तो भैया गवर्नमेंट का तो रोल रहेगा ही।
और साथ के साथ आपको क्या करनी पड़ती है, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स और अकाउंट्स भेजने पड़ते हैं किसको, रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझ गए? गवर्नमेंट का भी पार्शियली समवेयर आपके ऊपर क्या होता है सर, कंट्रोल होता है। बोले क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? अब इंपॉर्टेंट टाइप्स, सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ठीक है। ये टाइप्स पे मैं आ रहा हूं, बाद में आऊंगा इसकी मेरिट्स और लिमिटेशंस पे, पहले मैं इसकी टाइप्स बता देता हूं आपको। देखो सर, कहते हैं सर ये टेबल बना के, इस टेबल के थ्रू आपको पूरा समझना है। पहले है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, टाइप्स है अलग अलग। पहली बता रहा हूं आपको कंज्यूमर कोऑपरेटिव, ठीक है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या होती है सर, ये बनाते हैं कंज्यूमर लोग। कौन बनाता है इनको? कंज्यूमर, आप और मेरे जैसे लोग, ठीक है। क्यों बनाते हैं? देखो आपको भी पता है, आपको भी पता है, जैसे कोई एक प्रोडक्ट है ना, कोई एक प्रोडक्ट है, समझो जो मैं बात करने वाला हूँ, है ना। जैसे क्या है, आपको भी पता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी यूज कर रहा हूँ ना, ये फॉर एग्जाम्पल ये पेन ही मैं यूज कर रहा हूँ, है ना। तो ये पेन कैसे आया होगा मेरे पास? देखो पहले सर प्रोड्यूसर ने इसे बनाया होगा, पहले क्या करा होगा, प्रोड्यूसर ने इसे बनाया होगा। प्रोड्यूसर के बाद बीच में कोई एजेंट वगैरह होगा, इस एजेंट ने ये बेचा होगा किसको? एक होलसेलर को। किसको बेचा होगा? होलसेलर को। होलसेलर ने ये बेचा होगा किसको बेटा? रिटेलर को, ठीक है। और रिटेलर के बाद ये किसके पास आया होगा? मेरे पास आया होगा, अग्निशाला पे आया होगा। समझ रहे हो कहानी? तो देख रहे हो भाई, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर ने इसे बनाया 1000 रुपए में, एजेंट ने अपना कमीशन जोड़ दिया, एजेंट ने जोड़ा 200 रुपये तो 1200 रुपये का हो गया, फिर होलसेलर ने जोड़ दिया 300 रुपये तो 1500 रुपये का हो गया, फिर रिटेलर अपना जोड़ेगा 2000 रुपये। तो देख रहे हो 1000 रुपए की जो चीज थी वो मेरे तक पहुंचने पहुंचने तक कितने की हो गई? 2000 रुपए की हो गई। मेरे तक पहुंचने पहुंचने तक कितनी होगी? 2000 रुपए की। अगर मैं बीच में से इन लोगों को हटा दूं तो बेटा ये प्रोडक्ट मेरे को कितने का मिल जाएगा? सीधे 1000 रुपए का। तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं, आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं कि भैया हम ऐसा करेंगे, सीधे प्रोड्यूसर से या सीधे होलसेलर से सामान खरीदेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा बीच में कॉस्ट बचेगा। समझ गए? तो ये बनाया जाता है क्या क्या कंज्यूमर कोऑपरेटिव। तो देखा जरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एलिमिनेटिंग मिडलमैन। मिडलमैन कौन कौन? होलसेलर, रिटेलर, एजेंट। इंश्योरिंग दिस कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गुड्स और अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। बेसिक फंक्शन परचेजिंग गुड्स इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर। देखो बोल दिया, या तो प्रोड्यूसर से खरीदोगे, होलसेलर से, कैसे बल्क में और टुकड़ों में बेचोगे उससे, किसे? मेंबर हो, तो सेलिंग गुड्स टू मेंबर। अदर फीचर क्या है? कहता है नॉन मेंबर भी खरीद सकता है, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है भाई। मेंबर आर गिवन प्रायोरिटी इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स। जैसे अभी कोरोना आ गया था, तो कोरोना के टाइम पे भैया किसको बेचूंगा? पहले पहले मेंबर्स को दूंगा, बच गया तो बाहर वालों को दूंगा, अदरवाइज बाहर वालों को नहीं मिलेगा। समटाइम्स मेंबर्स आर गिवन स्पेशल डिस्काउंट, ठीक है। मेंबर्स आर गिवन बोनस एंड शेयर इन द प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू देयर परचेज, ठीक है। अब देखो यहां पर प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है? ये प्रॉफिट बांटा जाता है आपके शेयर के बेसिस पे नहीं बांटा जाता। लास्ट में जो बोनस बढ़ता है ये इसके बेसिस पे नहीं बांटा जाता। जैसे फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं, 4 लोग हैं एक सोसाइटी में, ठीक है। मैं हूं एक, मैंने साल में परचेजेस करी 10,000 रुपए की। एक दूसरा बंदा है, उसने परचेजेस करी फॉर एग्जांपल 25,000 रुपए की। एक बंदा है, उसने परचेजेस करी फॉर एग्जांपल कितने की? 35,000 रुपए की। कितना हो गया ये? 60-70। और एक बंदा है, उसने करी कितने की? 30,000 रुपए की, ठीक है। ऐसे ऐसे परचेज है उसको। तो टोटल साल में हमारी जो परचेज हुई वो कितने की हुई? 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब प्रॉफिट बांटेंगे ना, तो इसी रेशियो में बांटेंगे जिस रेशियो में आपने क्या किया? परचेजेस किया। तो रेशियो अगर मैं बनाऊं तो यार 10, 25, 35, 30। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 2, 5, 7, 6। तो ये क्या बना दिया मैंने? एक रेशियो बना दिया। तो अब जब प्रॉफिट बटेगा ना, उस रेशियो में बटेगा। समझ गए? आपके शेयर्स के बेसिस पे नहीं, शेयर पे तो मैं डिविडेंड दूंगा ही दूंगा, और जो बोनस बटेगा वो आपके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, आपने साल में कितना परचेज करा उसके बेसिस पे बांटा जाता है, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं। तो हो गया आगे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेटा ये कौन है? ये कौन है? ये सर ये है बेसिकली आपके छोटे प्रोड्यूसर, ठीक है। छोटे प्रोड्यूसर मिलके बनाते हैं सोसाइटी को। तो देखे ना जरा क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? रॉ मटेरियल नहीं आता मार्केट में, रॉ मटेरियल के लोग शॉर्टेज कर देते हैं, तो छोटे प्रोड्यूसर मिलके काम करते हैं। कहते हैं हम एक अपना एक ऐसा करते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं, जो रॉ मटेरियल वगैरह आता है ना, सारे मिलके एक साथ खरीद लेंगे, फिर इसको आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो देखो जरा कौन बनाएगा इसको? स्मॉल प्रोड्यूसर बनाएगा। क्यों बनाया गया है? प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड हेल्प इन द सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है।
अब वो क्या है, नॉर्मल फीचर क्या है, असिस्टिंग मेंबर इन परचेजिंग एंड सेलिंग, और दूसरा रिलीफ प्रोड्यूसर फ्रॉम अदर बर्डन सो दैट दे कैन कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, मैं अकेला फॉर एग्जांपल कोई सामान खरीदना है, मैं अकेला फॉर एग्जांपल वो चीज मिलती है सिर्फ गुजरात में, तो मैं अकेला गुजरात जाऊंगा आऊंगा जाऊंगा, कितना ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। इससे बड़े मैंने अपनी कॉलोनी के सारे लोग पकड़े, मैंने कहा आपको भी यही सामान खरीदना, तो कहते हैं हाँ। मैंने कहा मैं जाऊंगा महीने में एक बार, आप सारे मुझे पैसा दे देना, आपका सामान मैं खरीद के ले आऊंगा, जो भी किराया लगेगा सारे लोग आपस में बराबर बांट लेंगे। बताओ इजी है कि नहीं? रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, सबका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये बनाते हैं कौन? प्रोड्यूसर वाले। चलते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अब ये कौन है? देखो नाम ही बता रहे क्या, मार्केटिंग। ये देते हैं आपको मार्केट बेसिकली। देखो मैं बिजनेस चलाऊं या मार्केटिंग करूं, समझ रहे हो? तो भैया उसके लिए मार्केटिंग के लिए क्या बना देते हैं हम, एक सोसाइटी बना देते हैं। ये आपने देखा होगा अपने यहाँ, या आपने अपने यहाँ देखा होगा, जैसे मैं बताऊं हमारे यहाँ रूल्स है ना, जैसे मेरे यहाँ क्या एरिया में वहां पर लिखा हुआ है उनका एक कोऑपरेटिव है ट्रेडर्स का, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर रखा है बेसिकली, दिन फिक्स किए हुए कि लाइक बाइक्स वगैरह की जो दुकान है मैकेनिक वाली वो मंडे बंद रहेगी, स्टेशनरी थर्सडे बंद रहेगा, उन्होंने फिक्स कर रखा है। अगर किसी स्टेशनरी वाले ने थर्सडे को दुकान खोल दी तो उससे पंगेबाजी, ठीक है भाई कैसे खोली तूने, तो उससे फिर पूछा जाता है क्यों खोला तूने, ठीक है। और उनकी मार्केटिंग की जाती है, लाइक मैगजीन्स बनती है उनकी, ठीक है, एनुअल मैगजीन्स बनती है, तो उस मैगजीन में जितने भी बिजनेस वाले वहां पर हैं, रजिस्टर्ड हैं, उन सबकी कॉन्टेक्ट और उन सबकी दुकान की डिटेल उसमें लिख के लोगों में बांटी जाती है, डायरीज बनती है। देखो ना मार्केटिंग वाले, तो देखो जरा कौन करेगा, स्मॉल प्रोड्यूसर एंड आर्टिसंस, ठीक है। क्यों करते हैं सर? प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट और प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मेंबर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मिडलमैन, ठीक है। सर क्यों किया जाता है, मतलब क्या क्या किया जाता है इसके अंदर? कलेक्टिंग गुड्स फ्रॉम द मेंबर, और जो गुड्स कलेक्ट किए उनको मार्केट में क्या करेंगे, बेचेंगे, ठीक है। तो आप रीड कर लेना, नॉर्मल है ये बातें। आगे चलते हैं सर, कहता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। सबसे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का दिया था। क्या काम करते हैं सर? डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, खुद रीड करोगे। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। सर ये कौन है? ये कौन है? फार्मर्स की सोसाइटी है। सर गेहूं कम प्राइस पे तो नहीं बिकेगा, टेंशन ना लो, हम प्राइस सेट करेंगे। कोई भी किसी भी प्राइस पे नहीं बेचेगा, हम एक मिनिमम प्राइस सेट करेंगे कि लाइक 15 रुपया किलो, इससे नीचे कोई गेहूं नहीं बेचेगा, जो बेचेगा वो गया मार्केट से, समझ गए? तो स्मॉल फार्मर्स करते हैं उसको, ठीक है, सीड्स खरीदने में मदद करते हैं, बहुत सारे काम है इसमें। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। मैंने आपको जेठालाल का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सिमिलर काम करती है, बट ये लोग क्या करते हैं, आपको लॉजिकली रेजिडेंशियल हाउसेस प्रोवाइड करते हैं, किस पे? लोन पे, ठीक है। सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा खरीद लेते हैं, उससे प्लॉट खरीदते हैं, फिर प्लॉट के लिए लोन पास करवाते हैं, फिर लोगों से उस लोन का धीरे धीरे पैसा लेते हैं और घर बनाते हैं, और घर बना के फिर आपको हाउसेस अलॉट करते हैं। दैट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, आपने ये खुद रीड करना है, ठीक है बेटा। चलिए सर चलते हैं, ये मैंने आपको मेंबर बता ही दिए हैं। मैरिट्स क्या है सर? इजी फॉर्मेशन है, आराम से रजिस्टर करवा सकते हो, इजी बोलते हैं, हालांकि टफ है मेरे हिसाब से, तो इजी बोल रहे हैं, ठीक है भैया। 10 लोग मिलके कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, रजिस्ट्रार के पास आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। लायबिलिटी लिमिटेड है, स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी मतलब चाहे मेंबर मरे चाहे मेंबर जिए, हमारी सोसाइटी चलती रहेगी। डेमोक्रेटिक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी डिसीजन ले लेगा, हर बंदे के पास एक वोट देने का क्या अधिकार है, ठीक है। डेमोक्रेटिक इंडिया, ठीक है। लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, खर्चे कम होते हैं, क्यों? क्योंकि भैया आधे से ज्यादा काम तो मेंबर ही कर रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम ऑलमोस्ट सारा का सारा क्या करते हैं, मेंबर ही करते हैं, तो सैलरी वगैरह पे नहीं करना होता, ठीक है। टैक्स एडवांटेज, बेटा इनको टैक्स नहीं देना होता, ठीक है, टैक्स नहीं देना होता, तो फिर टैक्स एडवांटेज है सबसे बड़ी बात। स्टेट पैट्रोनेज, यानी कि गवर्नमेंट मदद करेगी आपकी फंडिंग्स में, लोन्स देगी आपको, गुड्स मिल जाएंगे किसमें, चीपर रेट में और अच्छी क्वालिटी के, ठीक है। और चेक ऑन अदर बिजनेसेस, यानी कि जो दूसरे बिजनेसेस हैं आपकी सोसाइटी में, अगर वो आपको महंगे पे बेच रहे हैं, गलत माल बेच रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उनको कम्पीट कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। चलिए सर आगे चलते हैं। लिमिटेशन क्या है सर? पहला लैक ऑफ कैपिटल, ज्यादा फंडिंग नहीं मिल पाती, क्यों भाई, मेंबर कितना लगा लेंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट देती है पर गवर्नमेंट टाइम से थोड़ा ना देगी। इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट, इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट यानी कि आपको लगता है कि बीडे सब कुछ संभाल पाता होगा, भाई बीडे उतना ही संभाल पाएगा जितना उसको ज्ञान होगा, समझ गए। कैश ट्रेडिंग होती है, उधार पे नहीं मिलता। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, भैया आपको फंड पास करवाने हैं तो पॉलिटिक्स तो आएगी आएगी। मोटिवेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा ना मिलना आप लोगों को, तो मोटिवेशन नहीं होता काम करने वालों को। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, जनरली पब्लिक भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करती, क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट्स पब्लिक नहीं किए जाते, रजिस्ट्रार के पास जाते हैं जनरली, ठीक है।
आगे लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी क्यों नहीं है भाई, रजिस्ट्रार के पास अकाउंट जा रहे हैं ना, तो वहां पर भी तो लोग ही बैठे हैं, ठीक है, और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मैनेजमेंट के बीच में ले जाते, तो एक बंदा थोड़ा ना ले रहा डिसीजन। बीडे ने कोई डिसीजन लिया, बीडे ने बताया किसको, जेठालाल को, जेठालाल सबको बताएगा, बताएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल, किसी को बताए ना बताए, बबीता भाभी को तो बताएगा ना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल डिस्प्यूट। म्यूचुअल डिस्प्यूट का मतलब क्या है सर, जेठालाल कुछ करना चाहता है, बीडे कुछ करना चाहता है, अय्यर कुछ करना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है अय्यर और जेठालाल अपोजिट ही जाएंगे, यानी कि क्या है, डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करना पड़ता है, यस और नो। चलिए सर, तो बेटा आधे घंटे के अंदर हमने आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज पूरा का पूरा क्या करवा दिया, कवर करवा दिया है। तो अब हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे किसके साथ, कंपनी के साथ, ठीक है। व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या है, कैसे काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, दिस इज फॉर 11th क्लास ओनली, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग भी देखेंगे तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सर सिर्फ बिजनेस स्टडीज तक लिमिटेड नहीं है, बिजनेस स्टडीज में काम आएगा, आपका 12th में अकाउंट्स में काम आएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपका कॉर्पोरेट अकाउंट्स में काम आएगा, तो भैया कहां पर काम नहीं आएगा कोई बताने की वो नहीं है मेरे को, ठीक है। तो कंपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।